नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th ऑनवर्ड पूरी केमिस्ट्री, कुछ और सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। आपको जब जो सुविधा हो तब आप वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आप क्लास 12th में हैं तो हम हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे पहले आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉईल करना तो आप जानते ही है ना, सब लोग चाय बनाना जानते हैं, तो बॉईल क्या होता है उसका मतलब आप जानते होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स बताओ। अब पहली बात तो हेलो एल्केन्स को आप दो फॉर्म्स में कैटेगराइज मानिए। एक तो हो गया आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है, सिंपल एल्काइल हैलाइड, सिंपल वाला। सिंपल क्या होता है वो भी बात करते हैं। और एक हो गया आपके पास आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इन दोनों को समझते हैं और इन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो समझते हैं, कारण क्या है वो समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू तो हो ही चुका है, अब जरा डेप्थ में जाते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब आप ये मान के चलिए आपके पास RCl है, आपके पास RBr है और आपके पास RI है। समझ गए? ये R क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, लोअर होमोलोग का और हायर होमोलोग का। फर्दर आप जा सकते हैं। एल्काइल के लिए R इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने R इस्तेमाल कर दिया। अब अगर ये पूछे कि भाई इनको अरेंज करो आप इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनको आप अरेंज करिए, तो आप इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। ये है अरेंजमेंट। देखिए RCl सबसे पहले, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है RBr का और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है RI का। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो कैटेगराइजेशन है ये है आपका एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एक ही एल्काइल है और एक ही हैलाइड है, ठीक है। सिंपल चेन है, कहने का मतलब है स्ट्रेट चेन है। जरूरी नहीं है कि छोटा ही एल्काइल हो, बड़ा एल्काइल भी हो सकता है। स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करेंगे तो वो एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड में आप जब ये देखते हैं तो आप ये जानते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हमने यहाँ फ्लोरीन नहीं लिया है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन का साइज अगर आप देखें तो एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन सबसे छोटा, फिर ब्रोमीन बड़ा और फिर आयोडीन और ज्यादा बड़ा। एल्काइल हैलाइड के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन यही क्यों है, हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वेरिएशन ये क्यों है, आपसे तो ये जंबल अब दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा टिक करो करेक्ट ऑर्डर क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, इंक्रीज होने का। अब जस्टिफिकेशन तो आपको पता होना चाहिए ना, ये जस्टिफिकेशन में पूछ लिया जाए तो क्या कारण है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? R, यानी RCl था, RBr था और RI था। अब जब एल्काइल ग्रुप मान के चलो सेम है, सबके केस में एल्काइल ग्रुप CH3 ही है, सबके केस में CH3 है। जब ये CH3 Cl से जुड़ता है तो ओके फाइन, Cl का एक छोटा साइज है, समझ में आया। जब साइज छोटा होता है तो आपको बॉईल करने में आसानी होती है। यहाँ एक पॉज लेते हैं, रसोई में चलते हैं। रसोई में एक छोटे भगोने में पानी रखिए और एक बड़े भगोने में पानी रखिए। आप खुद जानते हैं कि कौन सबसे पहले बॉईल करेगा, ठीक है। या ये कह लीजिए कि कम हीट में कौन सबसे पहले बॉईल करेगा और कौन सबसे ज्यादा बॉईल करेगा, देर में बॉईल करेगा। जो ज्यादा देर में बॉईल करेगा उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा। छोटे बर्तन में जिसे बॉईल करेंगे, सरफेस भी कम है, सरफेस एरिया भी कम है, कंटेंट भी कम है, यानी साइज कम है, तो जल्दी बॉईल हो जाएगा, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अब आप यहाँ देखिए, मान के चलिए ये वही भगोना है, छोटा, बड़ा और बड़ा, क्योंकि साइज में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पैटर्न ही ये है कि क्लोरीन छोटा, ब्रोमीन बड़ा और आयोडीन और बड़ा। तो क्योंकि इसका साइज छोटा है, अगर ये RCl जुड़ भी जाते हैं तभी भी इसका साइज छोटा रहेगा, RBr का थोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा, RI का और बड़ा साइज हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इसलिए RI एल्काइल हैलाइड में पर्टिकुलरली जिसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। एक और चीज समझ लीजिए, पहला तो साइज, दूसरा जैसे जैसे साइज बढ़ता है इन इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो वीक वैंडरवाल फोर्सेस होता है ना, वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा था ना, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है।
जब वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्लोरीन के केस में वही सेम कम टेम्परेचर, और आयोडीन के केस में साइज भी बड़ा हो गया है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो गया है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये करेक्ट पैटर्न है। अगर आपसे पूछा जाए अरेंज द एल्काइल हैलाइड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। जस्टिफिकेशन हो गया साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ओके फाइन, चलो अब आ जाता है आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड में। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले आइसोमर्स आप जानते हैं। आइसोमर्स भाई ये तो स्ट्रेट चेन हो गई आपकी RCl, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई, लेकिन अगर ब्रांचिंग हो जाती है, कार्बन की दो तरफ ब्रांचिंग हो जाती है तो इसको नियो कहते थे ना आप, और एक तरफ ब्रांचिंग होती है तो इसको आइसो कहते हैं ना, ठीक है। एक तरफ ब्रांचिंग है अगर केवल तो उसको आप आइसो कहते हैं, दोनों तरफ हो तो नियो कहते हैं, पर फिलहाल जो भी है एक तरफ है या दो तरफ ब्रांचिंग है, ये आइसोमर का एग्जाम्पल होता है। अगर आपने पुराने लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे आइसोमर क्या होता है। एक तो होता है अरेंजमेंट ऑफ अ कंपाउंड इन अ सिंगल चेन, जहां पर ब्रांचिंग हो जाए या ऊपर या नीचे या दोनों तरफ ब्रांचिंग हो जाए तो आप उसको आइसोमर कहते हैं। अभी समझते हैं इसको छोटे से एग्जाम्पल से। मैं इसको हटा देती हूँ, इसका काम नहीं है, ठीक है। अब हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो आइसोमर्स में एल्काइल हैलाइड की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां एल्काइल हैलाइड आइसोमर के फॉर्म में। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने लिया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सिंपल कंपाउंड है, ब्यूटाइल है तो CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH2Cl हो गया ना, एन ब्यूटाइल। यहाँ एक और लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन 1 2 3, ये R लिख लो इसकी जगह, या फिर आप CH3 लिख सकते हैं और Cl। अगर आप इस R की जगह ये मान के चलो CH3 है तो किताबों में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, CH3 का होल थ्राइस C, ये वाला C Cl, ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, जितने एल्काइल ग्रुप इसमें है उतने भी इतने हैं, लेकिन इसका साइज छोटा है, सरफेस एरिया छोटा हो गया है ना। इस वजह से ही जो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ 351.5 केल्विन होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और ये जो है इसका 324 केल्विन होता है। अब इसका जस्ट समझो, जब हम किसी भी कंपाउंड को स्ट्रेट चेन में रखते हैं तो कुछ चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो आप ये समझिए कि एक्सपेंशन हो गया है, सरफेस एरिया एक्सपेंड हो गया है। इसका सरफेस एरिया देखो कितना है, और अगर आप इसका सरफेस एरिया देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। इसके अलावा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ब्रॉड है, सीधे सीधे था, बहुत बड़ा सरफेस एरिया था, कहीं कोई उलझन नहीं है। जबकि अगर आप इस कंपाउंड की बात करेंगे यानी आइसोमर की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा पास पास आ गए हैं। इस पास पास आने की वजह से जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, इंटर पार्टिकल मतलब पार्टिकल पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल एक स्फीयर जैसा बन जाता है, एक गोला जैसा बन जाता है, तो ये सब आपस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनके कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से उन पार्टिकल्स को, कमजोर का मतलब है आसानी से टूट जाएंगे। इस वजह से ही जो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ब्रांच आइसोमेरिक फॉर्म जो इस तरीके का होता है टर्शरी, उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर? तो स्ट्रेट चेन में जो अरेंज है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, और स्ट्रेट चेन में जो अरेंज नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप लो हो जाएगा। तो ये आप दो तरीके से समझ गए हैं बॉइलिंग पॉइंट के क्या कारण है, क्या सीरीज है, वो आपको अब समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। शिक्षालय से आपको बस यही बेनिफिट है कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। खैर, आपको केमिस्ट्री कहीं से भी समझ में आइए, आप उसको समझिए, रट्टाफिकेशन मत करिए, ये मैं बेसिकली कहना चाह रही थी। आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। नमस्कार।